Hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. We are going to continue with this chapter. Chapter है Code on Wages. एक सवाल का मुझे जवाब देना है, ठीक है? अच्छे से सुनो. क्वेश्चन ये है या फिर सिचुएशन ऐसा है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे को बहुत बोरिंग लगता है जब मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ता हूँ, तब मुझको बहुत बोर फील होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बोर फील होता है. मतलब बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, जो अपन को चाहिए भी नहीं होता है, अपन को नोट्स चाहिए होगा. तो दोस्तों, नोट्स हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल करवा देते. जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते, वेबसाइट के फ्री कोर्स के सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा. एक चीज़ तुमको बताता हूँ. जो बच्चे तीन कैटेगरी के बच्चे होते हैं, मैं तुमको मतलब ऐसे बताता हूँ, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद दिस. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं ना, ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, ये सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, ये थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डे वन से आईसीएसआई का जो बुक है उसका वैल्यू पता है. उसका वैल्यू पता है, ठीक है, उसका वैल्यू पता है. अंडरस्टूड. ये वो बच्चे होते हैं जो रैंक के लिए पढ़ाई करते हैं, रैंक के लिए पढ़ाई करते हैं. अंडरस्टूड. दूसरे बच्चे वो है जिनको क्यूट सा नोट्स अगर मैं प्रोवाइड कर दूं ना, बहुत सुंदर ड्राफ्ट करके, ये वो पढ़ने में इजी होता है ना, पढ़ने में इजी हो जाता है, देखने में सुंदर लगता है ना, पढ़ने में इजी, देखने में सुंदर लगता है एंड ऑल दैट. तो ये बच्चे बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं वो नोट्स देखकर. अंडरस्टूड. सोचते कि यार ये बहुत मजा आ गया, है ना. ये जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, इनको कोई मजा नहीं आता है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ने से. ठीक है, इनको मज़ा नहीं आता, इनको पहले पहले समझ भी नहीं आता. लेकिन वो लोग डिफरेंट क्या करते पता है, वो लोग काम करते हैं इसके ऊपर. वो लोग इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनली वो लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं. अंडरस्टूड. ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल से खुद के अंडरस्टैंडिंग पे जब तुम नोट्स बनाओगे ना, वो तुम्हारे दिल, दिमाग और कैरेक्टर के ऊपर छप जाता है. और जो हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं ना, सिर्फ एग्जामिनेशन निकालना है, एक बार एग्जामिनेशन निकाल दे तो हो जाएगा, तो तुम्हारा सैलरी 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक ही रह जाएगा दोस्तों. ठीक है, क्योंकि तुमको वैल्यू नहीं पता, तुमको मतलब जो तुम पढ़ रहे हो, तुम सिर्फ उसको जैसे तैसे रट्टा लगा के तुमको एग्जामिनेशन में लिख के मार्क्स लेकर आना है, एंड देन यू आर थिंकिंग कि लाइफ सेट हो जाएगा. ऐसा नहीं है. मैं तुमको पहले से वार्निंग दे देता हूँ. ठीक है सर, इसका मतलब हम आपका नोट्स ना पढ़े क्या? मैं तुमको कहूँगा कि मैं तो वैसे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही पढ़ाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, वो वीक बच्चे के लिए होता है, जो जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है. फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से कॉमर्स बैकग्राउंड में आ चुके हैं, है ना, सीएस वाल कर रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ. ठीक है, तो उनको दिक्कत हो सकता है, तो पहले पहले उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए मैं नोट्स बुक वगैरह जो है प्रोवाइड कर देता हूँ. ठीक है. क्या सर हम लोग अगर सेकंड वाले स्टूडेंट है, तो क्या सर हम लोग नोट्स पढ़ के पास होके क्या हम लोग अच्छे सीएस नहीं बन सकते? तुम भी अच्छे सीएस बन सकते हो. लेकिन जो पहला वाला बच्चा होता है ना दोस्तों, मैं तुमको बता रहा हूँ, जो डे वन से मेहनत करता है ना, उनको टाइम कम लगता है, उनको टाइम सच में कम लगता है, उनको टाइम सच में कम लगता है. शायद एक अटेम्प्ट लग भी जाए बाई चांस, ठीक है, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में वो लोग निकाल लेते हैं. और ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो बार बार नोट्स के लिए इधर उधर, मैं उधर चला करते रहते हैं. ठीक है, आज यह इस इंस्टीट्यूट से लेंगे, कल उस इंस्टीट्यूट से लेंगे, आज ये वाले देखेंगे, कल वो वाले देखेंगे, करते रहते हैं. और मैं तुमको तुम्हारे प्रिपरेशन का 30% टाइम वेस्ट हो जाता है. मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी दोस्तों, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, शॉर्टकट जर्नी नहीं है. सो थर्ड वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं? थर्ड वाले स्टूडेंट्स थक हार के इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे आ जाते हैं. थक हार के उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ देख लिया. ठीक है, उन्होंने रियलाइज कर लिया कि यार मेरा 3-4 अटेम्प्ट लग चुका है, और मैं नोट्स के लिए एग्जामिनेशन से पहले यहाँ वहाँ दौड़ता रहता हूँ, दौड़ती रहती हूँ. ठीक है, तो वो लोग समझ चुके हैं कि आईसीएसआई के बुक को उठाओ, जो भी एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स वगैरह है उसको पेपर में लिखो और बुक में चिपकाओ, और एग्जामिनेशन में सीधा बुक से पढ़ो, मार्किंग वगैरह करके हाईलाइटर से. समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली में तुम्हारा हेल्प करेगा. अंडरस्टूड. बाकी तो खुद के नोट्स, अगर तुम खुद का नोट्स बना रहे हो ना, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं. एग्जामिनेशन पास के लिए, रिवीजन के लिए वो बहुत सही रहता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल
व्यू से बता रहा हूँ तुमको, अंडरस्टैंडिंग के लिए यू शुड ऑब्वियसली ओपन योर आईसीएसआई का मटेरियल, वरना तुमको तुम्हारा इंटर्नशिप जब करने जाओगे और तुम्हारा जो सीनियर रहेगा इतना तुमको डांटेगा, सच्ची में तुमको रुला देगा, तुमको बोलेगा ये इंटरप्रेट करके बताओ, तुमको समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तुम कहोगे, तुम फिर चैट जीपीटी मारोगे, फिर चैट जीपीटी भी गलत बताएगा। अंडरस्टूड? ये सच बात है, ठीक है। तो तुमको दिक्कत हो जाएगा, अंडरस्टूड? क्योंकि देखो वैल्यू जो है ना, तुमको वैल्यू तुम्हारे अंदर रखना है, वो वैल्यू बढ़ाना है। अंडरस्टूड? इट्स गुड टू यूज एआई एंड ऑल, लेकिन वो एज अ सपोर्ट होना चाहिए, वो एज अ कंप्लीट, देखो तुम्हारा जो एक्स फैक्टर है ना, वो तुम्हारा एआई यूजिंग कैपेबिलिटी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अगर तुमसे पूछूं व्हाट इज़ योर एक्स फैक्टर और तुम मुझको कहो कि सर मेरे को सब एआई चलाना आता है, मेरे को ये करना आता है, वो करना आता है, दैट इज़ नॉट योर एक्स फैक्टर। एआई कैन बी योर सपोर्टिंग फैक्टर, बट तुम्हारे अंदर क्या है, जो वैल्यू तुमने अंदर में तुमने रखा है, यू हैव बीन थ्रू योर जर्नी, और किस प्रकार से तुमने एक्यूमुलेट किया है इंफॉर्मेशंस को, किस प्रकार से तुम अपने ब्रेन को ट्रेन किया है, किस प्रकार से बहुत सारे जो है तुम्हारे कह सकता हूँ कि क्वालिटीज़ जो है ना डेवलप किया है, दैट इज़ योर एक्स फैक्टर। अंडरस्टूड? और वो कैसे आता है, वो इजी वे में नहीं आता, वो डिफ़िकल्ट चीज़ करके करके करके, एंड देन जब तुमको दिखता है ना कि कोई रैंकर रैंक लेकर आ रहा है, और रैंकर तुमको तुम्हारा मजा लेता है, कहता है कि मैंने तो पढ़ाई नहीं किया है, मैंने तो नॉर्मली पढ़ाई की है, वैसे ही रैंक आ गया, ठीक है। तो ऐसे रैंकर्स जो है तुम्हारा ज़िंदगी भर मज़े लेते रहेंगे, और तुम जो है सोचते रहोगे कि मेरे नसीब में जो है दिक्कत है, लेकिन सच बात यह है कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। देखो, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि कल मेरे को एक स्टूडेंट ने कहा सर आप अपने नोट्स से क्यों नहीं करा रहे हो। बेटा नोट से करा देंगे, इंटरप्रिटेशन कब सीखोगे? प्रोफेशनल में तेरे को टीचर नहीं मिलेगा पढ़ाने लायक, तेरे को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल का पढ़ाई तुमको खुद करना है, एक दो टीचर मिल जाएंगे जो तुमको गाइड कर देंगे, लेकिन जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव में तुमको हाथ पकड़ के लेकर जाते हैं ना, उस प्रकार से कोई नहीं मिलने वाला दोस्तों, ठीक है। ओके, आज का जो टॉपिक होगा ना, आज हम लोग चैप्टर वैसे स्टार्ट कर रहे हैं मिनिमम वेजेस, और ये चैप्टर हम लोग दी एंड कर देंगे, स्टार्ट करने के बाद कंप्लीट कर देंगे आज इस चैप्टर को, ठीक। सबसे पहले हम लोग ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। जेंडर मैंने तुमको पहले भी बता रखा है। प्रोहिबिशन ऑन द, देखो यहाँ पे दो सेक्शंस आ जाएंगे, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, इसको याद रख सकते हो, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 3 कहता है कि जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे तुम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। ये सेक्शन हमारा 3 कहता है, ठीक है। उसी के अंदर कहता है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, फिर कहता है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, फिर सेव गार्ड अगेंस्ट वेजेस रिडक्शन एंड रिक्रूटमेंट बायस, नो एम्प्लॉयर शेल, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है रिक्रूटमेंट बायस नहीं होना चाहिए, एंड तुम्हारा सेव गार्ड करेगा अगेंस्ट वेज रिडक्शन, ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, रिड्यूस द रेट ऑफ वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉयर ऑफ एनी एम्प्लॉय, तो तुम किसी एम्प्लॉय के वेज को रिड्यूस नहीं कर सकते, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्योंकि वो महिला है इसलिए तुमने उनके वेज को कम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नंबर 2 में आता है हमारा मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स वाइल रिक्रूटिंग। रिक्रूटमेंट जब कर रहे हो तुम, एम्प्लॉयर को कहा जा रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय को तुम रिक्रूट कर रहे हो फॉर द सेम वर्क और सिमिलर नेचर के वर्क के लिए, ठीक है, एंड इन द सेम कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेम जगह पे काम करेंगे, सच डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। नो एम्प्लॉयर शेल ऊपर में ही लिख दिया है, नो एम्प्लॉयर शेल, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, हाउ एवर सच अ डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड अंडर कोड वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सच वर्क इज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब कुछ ऐसे जगह जहाँ पे वुमेन्स को काम करना अलाउड नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग वाला अगर काम है, जहाँ पे तुम्हारा फिजिकल हेल्थ जो है ना, फिजिकल पावर ज़्यादा चाहिए होगा, अंडरस्टूड। मेन विमेन इक्वल है एंड ऑल दैट, ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिजिकली फिटनेस, फिजिकली जो तुम्हारा पावर होता है मेन के ज़्यादा होता है, तो उनको ऐसे हार्ड डिफिकल्ट चीज़ों में ना, कामों में लगाया जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें, कुछ जगह है जहाँ पे विमेन के जो मतलब बॉडी का जो क्षमता है, ठीक है, वो
इक्विवेलेंट नहीं है इक्वल्स टू मैन, तो वहाँ पे वो लोग काम नहीं कर सकते, जैसे माइन वगैरह। तो वहाँ पे अगर तुमको मैं बहुत डीप माइन में लेकर जा रहा हूँ काम कराने के लिए, और तुमको मैं कह रहा हूँ तुम महिला हो, मैं कह रहा हूँ कि बहन तुम मत जाओ, ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जेंडर तुम्हारा फीमेल है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे हो नहीं पाएगा वो काम, ठीक है, क्योंकि अटक जाओगे वहाँ पे, फिर कोई कैजुअलिटी हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन प्रोहिबिट किया गया है, कि वहाँ पे वुमेन्स का अलाउड नहीं है। वहाँ पे अगर मैं तुमको मना कर दूँ तो वहाँ पे ठीक है, चलेगा, डिस्क्रिमिनेशन चलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोहिबिशन है, वहाँ पे वुमेन्स काम नहीं कर सकते हैं। क्या ही समझ में आ रहा है दोस्तों? इज इट क्लियर? ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है? ठीक है, ओके। सेक्शन 4 कुछ नहीं कहता, सेक्शन 4 बहुत सिंपल है। सेक्शन 4 कहता है कि डिसीजन एज टू डिस्प्यूट विद रिगार्ड ऑफ सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। जब हम लोग यहाँ पे सेक्शन 3 पढ़ते हैं ना, तब हम लोग कहते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर फॉर द सेम वर्क और सिमिलर वर्क कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? फॉर द सेम वर्क और द सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है। तो कौन डिसाइड करेगा कि सेम वर्क कौन से है, सिमिलर वर्क कौन से है? मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ ना कि हाँ वो सिमिलर वर्क है, लेकिन शायद वो सिमिलर वर्क नहीं है, तो हम लोग किसका बात मानेंगे, है ना? तो सेक्शन 4 कहता है यहाँ पे, सेक्शन 4 हमारा कहता है कि देखो, ये जो तुम्हारा सेम एंड सिमिलर वर्क के बारे में तुम लोग झगड़ा कर रहे हो ना, इसका सोल्यूशन मैं देता हूँ। सेम सिमिलर क्या है वो डिसाइड किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा, और ये अथॉरिटी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। तो अगर अथॉरिटी ने कहा कि हाँ वो सेम वर्क है तो वो सेम वर्क है, अगर वो सिमिलर वर्क है कह दिया तो सिमिलर वर्क है। क्या है समझ में? तो अथॉरिटी द्वारा, ये कौन से अथॉरिटी होंगे? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड अथॉरिटी होंगे। क्या है समझ में आ रहा? ईजी है। इसमें डिफिकल्ट क्या है बताओ? इसमें डिफिकल्ट है क्या? सिंपल चीज है, स्टोरी, स्टोरी बनाओ, दिमाग में स्टोरी बनाओ कि क्या हो रहा है। अंडरस्टूड? एक के बाद एक स्टोरी बनाओ, आराम से बनाओ, इसका नोट्स बनाओ, आराम से लिख लिख के नोट्स बनाओ आराम से, सुंदर सुंदर। कि पूरा लिखना है क्या? नहीं, पूरा क्यों लिखना है? मैं तुमको नोट्स बनाना सिखा दूं कि कैसे बनाते हैं? ये जो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, इसको हम लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है? एक नोट्स बना लेते हैं फटाफट। छोटा सा मैं तुमको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कैसे नोट्स बनाना चाहिए, सो दैट तुम लोग जो है ना ज़्यादा मुसीबत में ना रहो। ओके, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं सेक्शन, हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। या तो तुम ऐसे सेक्शन 3 सेक्शन 4 करके डिवाइड कर दे सकते हो इसको, ऐसे करके, है ना? या तो तुम पहले सेक्शन 3 लिख लो, उसके बाद नीचे यहाँ पे सेक्शन 4 करके लिख लो, ये तुम्हारा मर्जी है, तुमको जैसे लिखना है तुम लिख सकते हो। मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक, इससे तुम्हारा सही रहेगा, ठीक। ओके, सेक्शन 3 क्या कहता है एंड सेक्शन 4 क्या कहता है, ये हम लोग यहाँ पे कोट करने वाले। सेक्शन 3 के अंदर आता है दो दो चीज़। पहला है क्या बताओ? इक्वल वेज, इक्वल वेज, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल पे, है ना? ये पहला चीज आ जाता है, समझ में आ रहा है? इसको लिख लिया, और इसके नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमोंग। अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि मैं जब लिख रहा हूं ना, मैं ईच एंड एवरी लेटर को अलग अलग लिख रहा हूं। अमोंग, LOYEES, तो मैं कर्सिव में नहीं लिख रहा हूँ। इससे क्या होता है? इससे हैंडराइटिंग बेटर रहता है, क्लीन रहता है, ठीक है? मैं कर्सिव से नहीं लिख रहा हूँ। ये एडवाइस उन बच्चों के लिए है जिनका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा बुरा है। तो तुम ईच एंड इंडिविजुअल लेटर को अलग अलग लिखो, इसको अटैच करके मत लिखो, ठीक है? ईच एंड इंडिविजुअल लेटर को अलग अलग करके लिखो, देखोगे तुम, तुम्हारा हैंडराइटिंग काफ़ी लेजिबल रहेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है? एम्प्लॉइज ऑन द ग्राउंड ऑफ, ऑन दी, ऑन द ग्राउंड ऑफ, क्या बताओ? ऑन द ग्राउंड ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, GENDER, ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर।
समझ में आ चुका है। फॉर सेम और सिमिलर वर्क, फॉर सेम और सिमिलर वर्क। ठीक है, बस इतना ही लिखना है तुमको। तुमको जो है ना, ये जो पूरा तुमने पूरा ये पढ़ा है ना, इसको सिर्फ इतना ही लिख देना है, बस खत्म। इतना ही लिखना है शॉर्टकट में। ठीक है, एग्जामिनेशन में भी इतना ही लिखना है। फिर क्या है, सेफ गार्ड अगेंस्ट। देखो सेफ गार्ड का कैसे लिखना है मैं तुमको बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट में आता है सेफ गार्ड, सेफ गार्ड अगेंस्ट वेज रिडक्शन है ना, वेज रिडक्शन एंड रिक्रूटमेंट बायस, रिक्रूटमेंट बायस। ठीक है, एंड रिक्रूटमेंट बायस। इसमें 3 कैटेगरी आ जाते हैं। पहला कैटेगरी है तुम्हारा वेज प्रोटेक्शन। अब तुमको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। फिर है रिक्रूटमेंट कंडीशंस, रिक्रूटमेंट। तीसरा कौन सा था, रिक्रूटमेंट कंडीशंस एंड एक्सेप्शन था हमारा यहाँ पे। हाउएवर जो है ये एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन पे तुम लिख दो प्रोहिबिटेड प्लेसेस, प्रोहिबिटेड लिख सकते हो। क्या बताओ, प्रोहिबिटेड या फिर प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, ऐसा लिख दो, बस खत्म हो गया। अब क्या ये वेज प्रोटेक्शन तुम बना के नहीं लिख सकते, एक लाइन नहीं लगा सकते कि हाँ वेज का प्रोटेक्शन होता है। सिंपली तुम वेज काट नहीं सकते ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, ये तुम बना के नहीं लिख सकते। रिक्रूटमेंट कंडीशन, रिक्रूटमेंट के टाइम पे तुम रिक्रूट नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, जेंडर बायसनेस दिखा नहीं सकते। और तुमको ये चीज हमेशा लगाना है फॉर द सेम और सिमिलर वर्क। ये फॉर द सेम और सिमिलर वर्क, सेम और सिमिलर वर्क, ये हमेशा लगा देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज तो हो गया नंबर 2। अब 4 में कैसे लिखना है, 4 में एक छोटा सा चार्ट बना दो, हो गया। 4 में बताया क्या गया है बताओ। डिसीजन, डिसीजन लिया जाएगा 4 में। क्या डिसीजन, डिसीजन बाय ऑथोरिटी, डिसीजन बाय ऑथोरिटी रिगार्डिंग सेम और सिमिलर वर्क, रिगार्डिंग सेम और सिमिलर वर्क, हो गया। फिर यहाँ पे फिर से लिख दो, यहाँ पे अपॉइंटेड ऑथोरिटी, अपॉइंटेड ऑथोरिटी अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, खत्म हो गया सेक्शन 3 सेक्शन 4। समझ में आ रहा है। नोट्स इस प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों। तुमको रिवीजन करने में एक बार देखोगे हो जाएगा रिवीजन, इसमें कुछ है ही नहीं। अंडरस्टूड, ऐसे करके नोट्स बनाओ। ठीक है, सर बना के दो ना नोट्स। अबे नर्सरी के बच्चे हो क्या? हाँ जी बताओ। नोट्स तो मैं वैसे भी दे ही देता हूँ ग्रुप में। तो फिर भी ऐसे प्रकार से अगर तुम खुद का अगर तुम देखो, लंबा घोड़ा अगर बनना चाहते हो, लंबे रेस का घोड़ा अगर तुम बनना चाहते हो, लंबा घोड़ा नहीं, लंबे रेस का घोड़ा अगर तुम बनना चाहते हो, तो इस प्रकार से अपने नोट्स बनाना चालू कर दो। ठीक है, दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग जून अटेम्प्ट अगले साल। अब दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे अभी नोट्स बनाने चालू मत करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना। जो नोट्स तुमको मिल रहा है वहाँ वहाँ से कर लो, या फिर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। ठीक है, और जो टॉपिक डिफिकल्ट लगे ना उसका नोट्स बना लो फिर। ठीक है, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे उसका हैंड रिटन नोट्स बना लो अच्छे से। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग। मिनिमम वेजेस, बहुत ब्यूटीफुल। मिनिमम वेजेस क्या बताओ फटाफट। मिनिमम
वेजेस। अच्छा ये तो हो गया ना, इसमें तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओके। एक सेकंड चेक कर लूँ मैं फिर से। ओके ओके ओके। देखो यहाँ पे दो सेक्शन है, ठीक है। पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 बताता है हमें मिनिमम रेट क्या होना चाहिए, रेट ऑफ वेज, मिनिमम रेट ऑफ वेज। और सेक्शन 6 हमको बताते हैं, कहाँ गया सेक्शन 6, यही होगा सेक्शन 6। ये सेक्शन 6 हमको बताते हैं फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज, वेज, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज की मिनिमम वेज फिक्सेशन कैसे होगा। और सेक्शन 5 क्या बताओ, सेक्शन 5 बताता है मिनिमम रेट क्या होना चाहिए वेज का। समझ में आ रहा है? नहीं सब सर समझ में नहीं आ रहा। देखो सिंपल डिफरेंस है, हर एम्प्लॉयर के लिए ये कंपल्शन है कि वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड मिनिमम वेज देना ही होगा उसको। ये सेक्शन 5 तुमको पावर देता है, ठीक है। मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉयर टू पे एनी एम्प्लॉई, मिनिमम रेट वेज का जो होगा ना, मिनिमम रेट जो होगा वेज का वो तुमको देना ही होगा। ये मैंडेटरी सेक्शन 5 क्या कहता है, ठीक है, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। अब तरीका बताया जाता है सेक्शन 6 में कि फिक्सेशन कैसे होता है मिनिमम वेज। दो प्रकार से होता है मिनिमम वेज के फिक्सेशन को, अगर तुम ध्यान से देखो तो दो प्रकार से होता है। पहला है टाइम वर्क, दूसरा है पीस वर्क। पहला है टाइम वर्क, दूसरा है पीस वर्क। पीस वर्क का मतलब क्वांटिटी, यूनिट के हिसाब से तुमको पेमेंट मिलेगा, यूनिट के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, यूनिट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। और ये टाइम के हिसाब से, कितना घंटा तुमने काम किया पेमेंट मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? टाइम वर्क समय के हिसाब से, पीस वर्क काम की क्वांटिटी या फिर यूनिट जो है उसके हिसाब से, जितना काम उतना पैसा बस दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये जो सेक्शन 6 है ना, ये प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे सेक्शन 9 का रेफरेंस भी है, मैं तुमको बताऊंगा सेक्शन 9 क्या कहता है, लेकिन पहले सेक्शन 6 को कंप्लीट कर लेते हैं। एक है टाइम, टाइम पे पेमेंट, दूसरा है यूनिट पेमेंट, ठीक है। एक है टाइम पे पेमेंट, दूसरा है टाइम पे पेमेंट मतलब टाइम के हिसाब से पेमेंट, दूसरा है यूनिट के हिसाब से पेमेंट, ठीक। और एक चीज, ये जो पीस वर्क है, पीस वर्क जिसको हम लोग यूनिट कह रहे हैं, पीस वर्क एम्प्लॉइज, ठीक है, उनके लिए प्रोटेक्शन देता है तुम्हारा सेक्शन 6। उनके लिए क्या प्रोटेक्शन भी देता है, क्या बताओ? प्लस प्रोटेक्शन, किस चीज का प्रोटेक्शन? सर प्रोटेक्शन किस चीज के लिए चाहिए? देखो अगर कोई भी एम्प्लॉय पीस वर्क मतलब ये जो पर यूनिट वाला काम है वो कर रहा है, ठीक है, तो भी गवर्नमेंट उसके लिए बेस लाइन एक टाइम वर्क बेसिस मैनेजमेंट रेट जो है ना वो फिक्स करेगा, ठीक है। उनका मिनिमम इनकम सिक्योर रहेगा, गवर्नमेंट ही फिक्स करता है। अगर वो ईंटें बना रहे हैं, ईंट ब्रिक्स, ईंट बना रहे, ब्रिक्स 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 कह रहा हूँ, ब्रिक्स, तो पीस वर्क में आ जाएगा, ठीक है। यूनिट हिसाब से पेमेंट मिलेगा, यूनिट हिसाब से पेमेंट मिलेगा, ठीक। तो एक पीस में कितना रुपए, पकड़ लो 2 रुपए या फिर 1 रुपए, जो भी अमाउंट है वो फिक्स करेगा कौन? गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ जी, हो गया सेक्शन 5 एंड 6 हो गया। ये तुम एग्जामिनेशन में बना के नहीं लिख पाओगे। सर कैसे बनाए बताओ तो। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है मैंडेटरी एवरी एम्प्लॉयर को उसी रेट पे पेमेंट करना होगा जिस रेट पे गवर्नमेंट ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, सिंपल चीज, ठीक। सेक्शन 6 कहता है दो प्रकार के फिक्सेशन होता है, एक है टाइम के हिसाब से, एक है पीस के हिसाब से। एक है टाइम के हिसाब से, दूसरा है पीस के हिसाब से। एक है टाइम के हिसाब से, दूसरा है पीस के हिसाब से। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। सेक्शन 9 गवर्नमेंट को पावर देता है फ्लोर रेट फिक्स करने के लिए। फ्लोर रेट मतलब पकड़ लो गवर्नमेंट ने अगर ये 2 रुपया कह दिया कि 2 रुपये होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कह दिया? 2 रुपये, ठीक है, ये फ्लोर रेट हो गया। अब इसके नीचे तो स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल नहीं बना सकता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसके ऊपर रूल बना सकते, 3 रुपये करके दिया जाएगा,
चलो ठीक है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खुश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, क्या है समझ में आ रहा है। ठीक दोस्तों, अच्छा ओके यहाँ पे क्या बताया, मिनिमम रेट ऑफ वेज फॉर पीस वर्क बेस्ड एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क फॉर द पर्पज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल फिक्स, सेम चीज़ मैंने बताया है। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका है। सेक्शन 5 का एक छोटा सा टेबल बना दो, नोट्स लिख दो फटाफट, और सेक्शन 6 का भी छोटा सा टेबल बना दो, टेबल में लिख दो पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए है एज पर टाइम, दूसरा है एज पर पीस वर्क। इस प्रकार से बनाओ ना छोटा छोटा करके, मज़ा आ जाए। या फिर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कर रहे हो तो जितना मैंने मार्किंग करवाया उतना मार्किंग करो, याद रखो, काफ़ी है। समझ में आ रहा है चीज़? हाँ जी। अच्छा, अब ख़त्म नहीं हुआ है, अब रूल्स आगे हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ फिक्सेशन कैसे होगा, देखो, बेसिस ऑफ फिक्सेशन ऑफ टाइम वर्क बेसिस एम्प्लॉय, ये टाइम वर्क के लिए है, टाइम के हिसाब से काम करेंगे ना, तो बाय द आवर होगा, बाय द डे होगा, बाय द मंथ होगा। ठीक है, बाय द आवर, बाय द डे, बाय द मंथ, ये वेज पीरियड होगा। किसके लिए? टाइम वर्क के लिए। क्या ये तुमको समझ में आ चुका है? हाँ जी। टाइम बेसिस पर मिनिमम वेजेस इन तीनों में से ही वेज पीरियड के हिसाब से तुमको दिया जाएगा, सिंपल बात। ठीक है, घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आता है मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस, कि वेजेस को कैलकुलेट कैसे करें। वेजेस को हम लोग कैलकुलेट करें तो कैसे करें वेजेस को कैलकुलेट हम? Whether rates of wages are fixed by the hour or by the day or by the month, the manner of calculating the wage shall be such as may be prescribed, जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है उसी प्रकार से। ठीक है, रूल्स के हिसाब से जब तुमको ऐसे बताया जाए ना, इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब है रूल अलग से बनाया गया है इसके लिए, उसके हिसाब से तुमको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे तुम्हारे पढ़ाई के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर देखो क्राइटेरिया फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज। क्राइटेरिया, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। नंबर 1, ओके, ये है प्राइमरी क्राइटेरिया। प्राइमरी क्राइटेरिया मतलब इसको हिंदी में कैसे सर कहते हैं? मुख्य आधार। ठीक है, प्राइमरी क्राइटेरिया क्या रहेगा? फर्स्ट क्राइटेरिया, इसको प्राइमरी क्राइटेरिया, प्राइमरी क्राइटेरिया। दूसरा जो होगा तुम्हारा है यह एडिशनल एडिशनल फैक्टर, एडिशनल फैक्टर लास्ट में जो है, लास्ट में। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है, प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है। ठीक है, अब देखो प्राइमरी फैक्टर में क्या क्या देखा जाता है पता है? प्राइमरी फैक्टर में तुमको देखा जाता है, इसको अगर टेबल फॉर्मेट में बना दो ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। प्राइमरी देख लो फटाफट, क्या क्या फैक्टर्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहला है प्राइमरी, प्राइमरी फैक्टर देखेंगे, पॉइंट ए। पॉइंट बी है हमारा एडिशनल फैक्टर, एडिशनल फैक्टर। एंड पॉइंट सी है हमारा नॉर्म्स। प्राइमरी फैक्टर में क्या क्या आएगा? प्राइमरी फैक्टर में आएगा स्किल का लेवल, स्किल का लेवल। अब स्किल का जो लेवल होगा ना वो इस प्रकार से हो सकता है, तुम स्किल का लेवल किस प्रकार से हो सकती है? या तो एकदम ही अनस्किल्ड हो, दूसरा बताओ, सोचो ना यार, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड है तो सेमी स्किल्ड भी हो सकता है। ठीक है, लास्टली तुम्हारा सेमी स्किल्ड आ जाएगा, फिर तो स्किल्ड ही आ जाएगा। ठीक है, स्किल्ड आ जाएगा, लास्ट में और एक आता है हाईली स्किल्ड, हाईली स्किल्ड। ये 3 आ गए, 4 आ गए। ठीक, यही नहीं, और देखिए
दूसरा जो प्राइमरी फैक्टर है वो है जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया दोस्तों, ठीक है, क्षेत्र, लोकेशन जो होगा वो, ये स्किल एरिया दोनों को मिलाकर तुम्हारा जियोग्राफिकल एरिया को इसके बेसिस पे रेट फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब जिस सिटी में तुम्हारा एक्सपेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे रेट भी ज़्यादा होने चाहिए, जिस सिटी में तुम्हारा एक्सपेंस कम है वहाँ पे रेट भी कम होना चाहिए, ठीक है। ओके, स्टेट वाइज डिसाइड होता है। फिर एडिशनल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है सर? एडिशनल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है? एडिशनल फैक्टर में जैसे कि तुम्हारा मुश्किल के हिसाब से, मतलब डिफिकल्टी के हिसाब से, इसको लिख दो डिफिकल्टी के हिसाब से तुमको जो है मिल सकता है पेमेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा कंसिडरेशन किया जाता है, मतलब कहीं पे तुम सेम काम करो लेकिन एक जगह पे डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है सर? डिफिकल्टी बहुत रीजंस हो सकते हैं। राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सेम काम जो है तुम शिलोंग में जाके कर लो, कितना सुंदर मौसम दोस्त, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी लिख दो। उसके हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं बताओ? रेट फिक्स करते हैं, मिनिमम वेज फिक्स करते हैं, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? अंडरग्राउंड वर्क है, हैजर्डियस है, खतरनाक है, ये सारे, ये मैं लिख देता हूँ एक दो, अंडरग्राउंड, हैजर्डियस, फिर आएगा तुम्हारा डेंजरस, ठीक है। तो ऐसे, तो ये छोटा मोटा नोट्स बना लो आराम से। नॉर्म्स क्या है? प्रिस्क्राइब नॉर्म्स का मतलब होता है मिनिमम वेज फिक्स करने के बाकी सारे नॉर्म्स जो तुमको रूल्स में मिल जाएगा, रूल्स के हिसाब से होंगे। क्या बताओ? रूल्स के हिसाब से, बस खत्म, खत्म। यही चीज तुमको याद रखना है। याद रख पाओगे? बता दे भाई, पाएगा? याद रख पाएगा? याद रख पाओगे? ठीक है, समझा दिया मैंने, ठीक है, पूरा समझा दिया, ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, फिर देखो एक सेकेंड क्या क्या बचा है। फिर आता है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है अपने को कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेज, मतलब मिनिमम वेज के हिस्से। क्या बताओ? कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेज। देखो मिनिमम वेज में क्या क्या आएगा। एनी मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स्ड और रिवाइज बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8 में कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या आ सकता है? पहला आएगा बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, फिर आता है बेसिक रेट प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, फिर आता है ऑन ऑल इंक्लूसिव रेट। तीनों को यहां से करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा इतना बड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं अब जो बताऊंगा सुन लो और लिख लो कहीं पे। बेसिक रेट का मतलब क्या होता है बता दो? बेसिक रेट का मतलब बेसिक पे, ठीक है, विथ और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, उसको कहा जाता है क्या बताओ? बेसिक पे, है ना, बेसिक पे। समझ में आ चुका है? ओके। अब जब बेसिक पे प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने का जो आ, खर्चा है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग हर जगह पे अलग होगा, हर जगह पे इन्फ्लेशन के रेट्स अलग होंगे, महंगाई इंडेक्स जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है, वो अलग होंगे, उसके हिसाब से एडजस्ट होने वाला जो अलाउंस होता है उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ठीक है। तो बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो सकता है। मिनिमम वेजेस के कैटेगरी में क्या क्या आ सकते हैं देखो फटाफट। फिर आता है बेसिक रेट प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। अब जब मैं कहूं कि कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, इसका मतलब क्या होता है? जरूरी सामान जैसे एसेंशियल कॉमोडिटीज, ठीक है, एसेंशियल कॉमोडिटीज तुम खरीद रहे हो, वहां पे तुमको कंसेशन मिल रहा है या फिर डिस्काउंट मिल रहा है, तुम्हारा एम्प्लॉयर ही तुमको मतलब अरेंज करके दे रहा है एंड डिस्काउंट वगैरह के साथ कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन तुमको मिल रहा है, वो बेसिक रेट के साथ, बेसिक पे के साथ ऐड हो जाता है, ठीक। ओके। फिर ऑल इंक्लूसिव रेट का मतलब होता है एक सिंगल पैकेज जिसमें बेसिक पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और कंसेशन सब पहले से इंक्लूड होते हैं, सब पहले से इंक्लूड होते हैं।
तो ये 3 कैटेगरी है जो तुमको याद रखना है। अच्छा, कंप्यूटेशन कैसे होता है वैसे सर ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस के ऊपर कैसे हम लोग कैलकुलेट कर, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कंसेशंस जो है ना, उसका कैश वैल्यू हमेशा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई ही किया जाएगा, हमेशा याद रखना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन, बस इतना याद रख पाओगे। बस इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तुमको सिर्फ याद रखना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। वो लोग बताएंगे कि कैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस को नापेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो नापना नहीं होता, उसको मापना होता है ना। अच्छा, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेक्शन 8 जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मिनिमम वेज। क्या बताओ? प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मिनिमम वेज, इसको हम लोग देखेंगे। प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवाइजिंग ऑफ मिनिमम वेज, इसका मतलब क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करेगा या रिवाइज करेगा, उसके लिए दो में से कोई मेथड अपना सकता है, दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकता है। कौन से मेथड है फटाफट बता दो। पहला है मोड ऑफ एक्शन, दूसरा है ट्राइपेरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी। ठीक है, और वो नोटिफिकेशन द्वारा इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। तो ये दो मेथड्स है, तुमको याद रखना है, मेथड 1 एंड मेथड 2। एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पहला है मोड्स ऑफ एक्शन। इसको समझते हैं हम लोग। मोड्स ऑफ एक्शन क्या है? क्या मोड ऑफ एक्शन में दो मेथड है, पहला है कमिटी मेथड, दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड। कमिटी मेथड क्या है मैं समझाता हूं, उसके बाद तुमको यहां से मार्किंग करवा दूंगा। कमिटी मेथड क्या होता है? गवर्नमेंट इंक्वायरी करने और रिकमेंडेशन देने के लिए कमिटी अपॉइंट करता है, सिंपल, खत्म। गवर्नमेंट क्या चाहता है? गवर्नमेंट क्या चाहता है? हम गवर्नमेंट कर क्या रहा है सबसे पहले ये तो बताओ। या तो फिक्स करेगा मिनिमम वेज, या तो रिवाइज करेगा उसको, है ना। उसके लिए गवर्नमेंट दो मेथड मोड अपनाएगा। पहला मोड है मोड ऑफ एक्शन, इसमें दो मेथड आ जाते हैं। उसके बाद ट्राइपेरिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी रहता है। ठीक है, कमिटी के मेंबर्स द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है। देखो, पहला हो गया कमिटी मेथड, सिंपल बात है, गवर्नमेंट कमिटी बनाएगा और उसको कहेगा इंक्वायरी करो अच्छे से और रिकमेंडेशन दो कि कितना होना चाहिए मिनिमम वेज। ठीक, फिर आता है नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन मेथड में गवर्नमेंट अपना प्रपोजल गैजेटी में डालता है। कहाँ पे डालता है बताओ? ऑफिशियल गैजेटी में डालता है, और पब्लिक से कहता है। क्या बताओ? पब्लिक से कहता है। पब्लिक से क्या कहता है कि तुमको कोई ऑब्जेक्शन है या फिर नहीं है वो तुम बताओ। नोटिफिकेशन मेथड में क्या होता है, सिंपल बात, ऑफिशियल गैजेटी में एक रेट डाल देता है। पकड़ लो, कोई भी काम है, उस काम के लिए मैंने रेट डाल दिया 200 रुपीज पर आवर। सॉरी, 200 रुपीज पर आवर करके मैंने रेट डाल दिया। तुम्हारे पास टाइम रहेगा 2 महीने का, 2 महीने का टाइम रहेगा। तुमको अगर कोई सब सजेशन देना है, ऑब्जेक्शन देना है, तो तुम वेबसाइट में दे सकते हो। तो गवर्नमेंट प्रपोजल डायरेक्ट पब्लिक से करता है यहाँ पे कि अपन लोग ये सोच रहे हैं तुमको क्या बोलना है, बोलो। 2 महीने का समय है तुम्हारे पास। 2 महीने में अगर कोई कंप्लेंट नहीं आया या फिर एडवाइस नहीं आया या फिर प्रपोजल सजेशन ऑब्जेक्शन कुछ नहीं आया, ठीक है, तो रेट वो लोग लगा देंगे। ठीक, लगाने का तरीका भी ये बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। लेकिन मेथड समझ में आ चुका है। एक है कमिटी बिठाएंगे, उनसे सजेशन लेंगे, दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड से हम लोग डिसाइड करेंगे कितना रेट होना चाहिए। फिर आता है ट्राइपेरिएट ट्राई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी। समझो इसको, ये जो हमारा कमिटी है, इस कमिटी में ये जो कमिटी मेथड है ना, इस कमिटी में कौन कौन बैठेंगे ये तो बता दो। कमिटी में कौन कौन बैठेंगे? कमिटी में बैठने वाले 3 रिप्रेजेंटेशंस आएगा। एक है रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाला, फिर एम्प्लॉई को रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक,
फिर इंडिपेंडेंट पर्सन्स आएंगे। इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो है ना वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल मेंबर्स के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर। ठीक, क्या ये समझ में आ चुका है? गॉट इट? वो बिठाएंगे तुम्हारा कमिटी, तभी ना जाके कमिटी में जो एडवाइस दिया जाएगा उसके हिसाब से। तो दो मेथड है, मेथड समझ में आ चुका है, एक है कमिटी मेथड, दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड, ये मेथड 1, ये मेथड 2। और मेथड 1 में जो कमिटी बैठेगा वो कमिटी ट्राई पार्टी कमिटी होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा 3 पार्टीज के द्वारा, एक है एम्प्लॉयर आएगा, एम्प्लॉय आएगा और इंडिपेंडेंट कुछ पर्सन्स आएंगे, सो दैट यहाँ पे निष्पक्ष होके डिसीजन सुनाया जाए। ओके, नोटिफिकेशन किस प्रकार से होगा? बहुत ब्रिलियंट है, तुमको देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। नोटिफिकेशन किस प्रकार से होता है? सिंपल इज दैट। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला देखो रिकमेंडेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन जो आएगा, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट क्या करेगा? विचार करेगा, ठीक है, नोटिफाई कर, समझ में आ रहा है? नोटिफिकेशन जो डालेगा गवर्नमेंट, ये देख, ये जो नोटिफिकेशन डाला इसके ऊपर क्या आएगा बता, इसके ऊपर उसके ऊपर क्या आएगा बताओ ना? प्रपोजल्स आएंगे, है ना, प्रपोजल्स आएंगे, 2 महीने तक खुला रहेगा। समझ में आ रहा है? प्रपोजल्स आएंगे तो गवर्नमेंट उसको अच्छे से देखेगा। तो आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द, ये तो कमिटी में चले गए हम लोग, कमिटी अपॉइंटेड अंडर क्लॉज ए, हाँ दोनों एक साथ है, ठीक है, क्लॉज ए प्लस एक तो रिकमेंडेशन, एक तो रिकमेंडेशन ये देगा कमिटी, इसी के साथ साथ क्या आएगा? रिकमेंडेशन के साथ साथ क्या आएगा? रिकमेंडेशन के साथ साथ क्या आएगा? रिप्रेजेंटेशन आएगा, क्या बताओ? रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या तो रिकमेंडेशन आएगा या तो रिप्रेजेंटेशन आएगा, इसको समझो अच्छे से। और है, ठीक है, और, ठीक है, जब और है ना तो यहां पे प्लस नहीं होगा, यहां पे, यहां पर भी और होगा। क्यों? क्योंकि दो मेथड है, तो एक मेथड है कमेटी वाला मेथड से तो रिकमेंडेशन आएगा एंड रिप्रेजेंटेशन आएगा, अगर वेबसाइट में डाल दिया है तो उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लोग जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। ये दोनों कंसिडरेशन, दोनों केसेस में कंसिडर करने के बाद, अगर ये केस हुआ तो ठीक है, ये केस हुआ तब भी ठीक है, जो भी इंडिविजुअल केस होगा उसके हिसाब से कंसिडर करने के बाद क्या होता है, देखो, The appropriate government shall by notification fix or as the case may be revise the minimum rate of wages। वो रिवाइज कर देगा या तो फिक्स करेगा, दोनों कर सकता है, या तो फिक्स करेगा, अगर फिक्स नहीं था पहले से फिक्स करेगा, अगर जो पहले से फिक्स था उसको रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लेगा, ठीक है। द नोटिफिकेशन शेल कम इनटू फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि वो नोटिफिकेशन मतलब कब से वो रेट लगेगा। कल तू काम करने जा रहा है, तेरे को टेंशन होगा यार परसों से नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, अगर आ गया तो कब से लागू होगा, अगर लागू हो गया तो मेरे को 2,000 मिलेगा, अगर लागू नहीं हुआ तो मेरे को 1,000 मिलेगा, क्योंकि रेट रिवाइज हो चुका है ना। तो ये तो सबसे बड़ा टेंशन वाला बात है। तो यहाँ पे द नोटिफिकेशन शेल कम इन टू फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू अनलेस सच नोटिफिकेशन अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है। देखो इसको समझो, The notification shall come into force on the expiry of the 3 months from the date of its issue, unless such notification otherwise provided। इसका मतलब क्या है मैं तुमको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है तुमको समझाता हूँ। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, देखो नए नए रेट्स जो होंगे ना वो नोटिफाई हो जाएगा, नोटिफाई करेगा कौन? गवर्नमेंट। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल नोटिफाई करेगा, न्यू रेट्स होगा या फिर कोई भी रिवाइज हो रहा है, 3 महीने के बाद लागू हो जाएगा, सिंपल बात। और अगर नोटिफिकेशन में डेट मेंशन्ड है तो उस डेट के हिसाब से लागू होगा। अगर डेट मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, अगर डेट मेंशन है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये होता है प्रोसीजर, मैं तुमको बता देता हूँ। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में डेट होता है, ठीक है, कि इस दिन से लागू हो जाएगा। अगर डेट नहीं है तो 3 महीने का टाइम लेते हैं हम लोग। नोटिफिकेशन में डेट अगर नहीं है तो 3 महीने के बाद से इफेक्टिव हो जाता है। 3 महीने कब से स्टार्ट होगा? जब से गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है नए रेट्स, ठीक है, या फिर रिवाइज रेट्स। क्या ये समझ में आ चुका है? ठीक है,
अच्छा, गवर्नमेंट को हर 5 साल जो है ना इस मिनिमम वेज को ना रिवाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पीरियोडिक रिव्यू करना पड़ता है। पीरियोडिक रिव्यू करना पड़ता है, एक्सीडिंग 5 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स के अंदर अंदर रिव्यू करना पड़ता है। ठीक। अच्छा। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? फिक्स करना फ्लोर वेज। सिंपल बात। इसी टॉपिक को ना एक लाइन में भी खत्म हो सकता है। यह है सेक्शन 9। मैंने पहले ही बताया था ऊपर में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? फ्लोर वेज का फिक्सेशन का पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर के मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए क्या फिक्स कर सकता है? बता दो फटाफट। हाँ जी, फ्लोर वेज फिक्स करेगा। ठीक है। वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, ठीक है, और स्टेट के हिसाब से वो फिक्स कर सकता है। एक कंफ्यूजन हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ये तो तुम्हारा हो चुका है, मैंने बता दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा। ये फ्लोर वेज प्लस वर्सेस मिनिमम वेज में डिफरेंस क्या है? ये मैं डिफरेंस तुमको यहाँ पे लिखा देता हूँ। एक है फ्लोर वेज, एक है मिनिमम वेज। तो ये जो हमारा फ्लोर वेज है ना दोस्तों, ये फिक्स करता है बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। और मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है। यूनियन वगैरह अगर है तो वहां पे सिंपल बात समझो। अब देखो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये, फ्लोर वेज 100% मिनिमम वाला वेज होता है जो सेंटर बताता है, फॉर एग्जांपल 200 रुपये। और मिनिमम वेज स्टेट डिसाइड करता है। कोई भी पर्टिकुलर वर्क के लिए अगर फ्लोर वेज सेट किया गया है 200 रुपीज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मिनिमम वेज जो है 200 के ऊपर ही होगा, या फिर 200 होगा, या फिर उससे ऊपर ही होगा, या तो 250 हो सकता है। ऐसे ये मिनिमम वेज। फ्लोर वेज मतलब जो सेंट्रल ने एकदम लास्ट बोल दिया वो वाला, और मिनिमम वेज मतलब जो सेंटर स्टेट जो है वो, या तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करता है। लेकिन इसको हमेशा मिनिमम वेज जो है, हमेशा मिनिमम वेज हमेशा या तो इक्वल्स टू रहेगा, या तो मोर देन रहेगा फ्लोर वेज। याद रखना, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक। चलो बहुत बढ़िया। फिर हम लोग देखेंगे। देखो, फ्लोर वेज फिक्स करने से पहले, बिफोर फिक्सिंग द फ्लोर वेज अंडर द सेक्शन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन डिस्क्रिशनरी पावर टू ऑब्टेन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाता है जो एडवाइस करता है सेंटर को फ्लोर वेज फिक्स करने के लिए। ठीक। और ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट जो है से भी एडवाइस लेता है कि फ्लोर वेज कितना होना चाहिए। अच्छा, क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है चीजें? आई होप इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। थोड़ा मैं रीडिंग के लिए दे रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से मैं रीडिंग के लिए, घर में बैठ के नॉर्मल रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये इस यहाँ से लेकर छोटा सा, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक रीड करो। ठीक है। कोशिश करो समझने की, देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा तो मुझको कांटेक्ट करो, पूछो कि सर ये कैसे। आलस नहीं करना है दोस्तों। आलस जो है, अगर आलस करोगे ना तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगा दोस्तों। नहीं करना है आलस। ठीक है? प्रॉमिस नहीं करोगे। चलो, आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर बड़ा है, टाइम लगेगा, लेकिन हम आराम से करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि 2 क्लासेस करवा लूँ, कंपनी लॉ एंड जे आई जी, SBIL एंड JIGL का ऑल्टरनेटिव करवाता रहूँगा। ठीक है? क्योंकि ये JIGL की ये वाला सेक्शन लेसन 18 वाला क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है? 5-6 वीडियो लग सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।